आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के वायसराय पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 पढ़ लिए हैं, उसको भी देख लीजिए। लगातार देखने से क्या होगा, आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दो वायसराय के बारे में, लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन। अगर आप एक पढ़ लेंगे तो दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ समानता है इसमें, या दोनों में सेम विरोधाभास है, ठीक है। वही समानता विरोधाभास से पढ़ाएंगे, पूरी अच्छी तरह से तुरंत याद हो जाएगा। वो डफरिन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्यों लिखा हूं उसको मैं समझा देता हूँ। कार्यकाल, सारे वायसराय के कार्यकाल याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको अगर आप दिमाग में सेट करेंगे कि किसके कार्यकाल में हुआ था ये घटना, तो उस घटने को याद रखने के लिए आपको वायसराय याद रखना पड़ेगा, कौन वायसराय ने किया। तो उसके लिए टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अब तक सबका टाइम पीरियड भी हमें याद होता रहा है, यहाँ भी याद हो जाएगा। देखिए लगातार है, लगातार इन लोग है, लीटर के बाद रिपन बनता है, रिपन के बाद डफरिन बनता है। क्या समानता है, देखिए इसकी भी कार्यकाल 4 साल, इसकी भी 40 साल, इसकी भी 4 साल, कोई पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। और सबका बराबर 4 है और ये लगातार है, ठीक है। इसलिए आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग लीटन और रिपन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लीटन पढ़ लेते हैं। रिपन में भी सेम चीज आएगा, उसको याद रखिएगा। सेम चीज जो लीटन में बताऊं वही चीज रिपन में दोहराएगा, ठीक है। सबसे पहले लीटन को हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पढ़ा लिखा जो ये माना जाता है विद्वान टाइप का आदमी वायसराय में, इसी को माना जाता है लीटन। इसीलिए इसको ओवन मेरिडिथ का नाम दिया गया है। इसका उपनाम है ओवन मेरिडिथ। मतलब ये ओवन मेरिडिथ मतलब पूरे संसार का बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़ा साहित्यकार था, लेखक था, उपन्यासकार था ये, ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा था, सेम द टाइम, सबसे हरामी था ये, ठीक है। सबसे प्रतिक्रियावादी था, सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इसी का हुआ था। सब सारे गंदा काम जितने भी वायसराय है इसी ने किया था, ठीक है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी था ये, मतलब बदमाश था ये। क्वेश्चन भी आपको याद रखना पड़ेगा। सेम अभी तक जितने भी वायसराय हुए हैं सबसे ज्यादा अच्छा रिपन को माना जाता है। लगातार लीटन सबसे गंदा और रिपन सबसे अच्छा, जिसका ओवन मेरिडिथ नाम है ना, उसी तरह उसको भारत का उद्धारक कहते हैं। सेम चीज लिख लीजिए, रिपन में भारत का उद्धारक कहा जाता है इसे। इसका उपनाम क्या है, भारत का उद्धारक। इसका क्या नाम है, ओवन मेरिडिथ, ठीक है। भारत का उद्धारक ये नाम किसने दिया था इसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये आदमी का नाम, ये लेडी है। लेडी का नाम कितने चीजों में, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पड़ जाएंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, फ्लोरेंस शहर में। फ्लोरेंस सिटी, ये कहाँ पे है, इटली में है। देखिए इसी के नाम पे इस शहर का नाम फ्लोरेंस शहर बना है, ठीक है, क्योंकि इसका जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये फ्लोरेंस सिटी क्यों फेमस है, फ्लोरेंस शहर, क्योंकि अपने इतिहास में जब पढ़ेंगे ना पुनर्जागरण काल, तो पुनर्जागरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, शुरुआत तो फ्लोरेंस शहर से हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुनर्जागरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से। क्लियर। दूसरी बात, जो नर्स की ट्रेनिंग होती है ना, ये कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, एक नर्स थी जो वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत लोगों की सेवा किया था, ठीक है, बहुत लोगों की सेवा किया था। प्लस ये इसीलिए इसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया, ठीक है। नर्स प्लस फादर ऑफ नर्सिंग इसे कहते थी, तो लड़की है, लेकिन फादर ऑफ नर्सिंग इसी को कहा जाता। लड़की थी, मदर होना चाहिए, लेकिन वर्ड ऐसे ही होता, फादर ऑफ नर्सिंग। अभी भी नर्सिंग में जब एग्जाम नर्सिंग का कोई ट्रेनिंग करता है, उस स्टूडेंट से पूछिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का शपथ होता है वहां पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ाया जाता है, सेवा करने के लिए। तो इसी ने इसे भारत का उद्धारक नाम दिया था। और इसका नाम था ओवन मेरिडिथ। किसने दिया था ये पता नहीं। ये सबसे बड़ा प्रतिक्रियावादी था, ये सबसे बड़ा सुधारवादी था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सुधारवादी वायसराय कौन था, रिपन। सबसे बड़ा प्रतिक्रियावादी बदमाश लीटन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और क्या पढ़ना है।
1878 ईस्वी में, ठीक है, 1878 ईस्वी में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, समाचार पत्र, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 प्रेस एक्ट, ठीक है। और इसने इसी को हटाया था, ठीक है, इसने 1882 ईस्वी में हटाया था, ठीक है। कितनी समानता देखिए, 76 के 2 साल जोड़िए, 78 में लगाया था, 80 के 2 साल जोड़िए, इसमें 1882 में हटाया था। डेट याद, आप इसको एक दूसरे से जोड़ लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले वर्नाकुलर समझ लीजिए। वर्नाकुलर होता है लोकल भाषा को इंग्लिश में वर्नाकुलर कहते हैं। जैसे मेरा हिंदी तो मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, मगर मेरा वर्नाकुलर लैंग्वेज मगही है, खोट्टा है, मैं खोट्टा बोलता हूँ। तो वर्नाकुलर में लोकल क्षेत्रीय लैंग्वेज, सबका अपना अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है। इस प्रेस एक्ट में कहा गया कि कोई भी न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं छपेंगे। बंगाल में देखिए राष्ट्रवाद की उदय हो गई थी, लोग राष्ट्रवादी बन रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आ रहे थे, और बहुत सारे पेपर जैसे अमृत बाजार पत्रिका, बहुत सारे पेपर, सोम प्रकाश, प्लस बहुत सारे पेपर जो क्या बोलता है लोकल भाषा, बंगाली भाषा में छपते थे। और वो पेपर क्या होता था, अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक, तुम पेपर तो छाप सकते हो, लेकिन लोकल भाषा में नहीं छाप सकते हो, बंगाली में नहीं छाप सकते हो, आप लोकल भाषा हिंदी में नहीं छाप सकते हो, लोकल भाषा जो भी है मद्रासी में, पंजाबी में नहीं छाप सकते हो, क्योंकि ये छापोगे तो लोकल पब्लिक को पता चल जाएगा। अगर लोग आदमी तो मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं पढ़ पाते थे, तो कोई वही आदमी बोलता था पेपर में क्या लिखा है, पढ़ के सुना दो। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के अगर सुना देता था तो गरीब और अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाता था। तो इसीलिए सोचा कि इंग्लिश में ही छपवाएंगे, तुम जो लिखना है लिखो, नहीं इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में लिखने से किसी को 1% आदमी को भी इंडिया में इंग्लिश नहीं आती थी। तो राष्ट्रवाद को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था और इसने हटा दिया था। देखिए प्रेस एक्ट में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले इसमें ये प्रेस एक्ट जो सोम प्रकाश पेपर था, सोम प्रकाश, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी रोल अदा कर रहा था, बंगला में छपता था, ठीक है। सोम प्रकाश लेखक का जो संपादक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही माना जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। प्लस एक और आदमी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, विद्याभूषण अलंकार, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये 2 आदमी का नाम याद रखे। ये सब जो था सोम प्रकाश के संपादक थे, ठीक है। मेनली इसी पेपर को फोकस करके बनाया गया था, साथ में साथ और भी पेपर आने लगा, इसको बैन कर दिया गया सोम प्रकाश को, भाई तुम अपना लोकल लैंग्वेज में छाप रहा है, इसीलिए तो आज से छापना बंद। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, अभी भी ये पेपर आता है, अगर कोई बंगाल गए होंगे, सबसे ज्यादा बंगाल में बंगाली भाषा में अमृत बाजार पत्रिका ही बिकता है, अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर चंद्र घोष ये संपादक था, शिशिर चंद्र घोष। इसने इस एक्ट को पास होने के नेक्स्ट दिन भी बांग्ला में छाप दिया, तो इसको बैन कर दिया। अमृत बाजार पत्रिका को बोला कि नहीं छाप सकते हो, तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, पहले बांग्ला में छपता था, उसने बोला ठीक है भाई इतना मजबूर करोगे, तो इसने भाषा बदल लिया, बांग्ला से इंग्लिश में आ गया। ये भी याद रखिएगा, ये 2 पेपर पे स्पेशली टारगेट हुआ था। इसके बाद वंदे मातरम, आनंद मठ बुक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिसने रीड किया था, तो आनंद मठ इसको भी बैन करवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक बुक होगा भारत मिहिर, याद रखिएगा। ये सब 4 पेपर पे पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, ठीक है। बाकी एक पेपर ने चमचागिरी किया था जिसका नाम था पायोनीर, ठीक है, पायोनीर। आज भी ये पेपर आता है, पायोनीर इंग्लिश में आता था, ये तो इंग्लिश में नहीं आता था, इसीलिए इसको कोई लेना देना नहीं था, तो इसने बोला नहीं बहुत अच्छा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो वो कौन था जिसने इसका सपोर्ट किया था, पायोनीर न्यूज़पेपर, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इसने लगाया, इसने 1882 में हटा दिया, ठीक है। चलिए अगला क्या हो गया, अगला कार्यक्रम इसने क्या किया, जो ICS एग्जाम होता था 1879 ईस्वी में,
1879 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस ICS एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में क्या हुआ देखिए। 1858 मैंने बताया था, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में एक महारानी जो विक्टोरिया थी उसने घोषणा किया था कि भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, बराबर का अधिकार दिया जाएगा। उसी तरह उसने बोला कि ICS वाले एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस जो एग्जाम है उसमें बराबर अधिकार दिया जाएगा, इंडियन भी आ सकते हो। तो इस ICS में बहुत 2-4 आदमी इंडियन भी पास कर गए। इन लोगों की आंख लग गई कि सर अब तो बहुत ज्यादा पास कर जाएगा, तो उसके लिए चाल खेल दिया। उसने क्या किया, पहले आयु था 21 वर्ष, ठीक है। 1858 पहले से 1833 जो था चार्टर एक्ट 1833 में ही कानून बना है कि 21 वर्ष, चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे आके क्या करता है, ये उम्र घटा देता है 18 वर्ष, ठीक है। इससे क्या नुकसान होता है, इंडियन लोग जो था वो थोड़ा देर में पढ़ाई शुरू करता था और अंग्रेज लोग जल्दी शुरू कर देता था। कुछ दिन पहले तक आप भी देखे होंगे, ऐसे ही होता है इंग्लिश मीडियम में, क्या बोलते हैं LKG UKG कितना कम में शुरू कर देता था। हमारे जैसे आदमी 6 साल 7 साल में स्कूल देखा था। तो इन लोग जल्दी ये हो जाता था। प्लस इसमें टिपिकल था एग्जाम इंग्लिश में होता था। इंग्लिश सीखना इंडियन के लिए बहुत ही हार्ड है, अभी तक हम नहीं सीख पाए, तो इंग्लिश हार्ड था। तीसरा, लंदन में एग्जाम होगा। अब कौन जाएगा, उतना पैसा किसके पास है जो PT देने के लिए लंदन जाएगा। तो उस समय लंदन ऐसे थोड़ी ना सुविधा था। तो इतने सारे टर्म एंड कंडीशन से बेचारा इंडियन हालत खराब रहती थी। तो इसने और एक बुरा काम कर दिया कि 21 से 18 वर्ष। अब इंडियन के लिए 18 वर्ष में पास करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये जन आक्रोश फैल गया लोगों में, पढ़े लिखे तबकों में। तो वही यहाँ पे ICS की आयु को 79 हो गया ना, यहाँ 83 में, ठीक है। देखिए सेम है, 3 साल बाद हटा दिया इसने ICS, फिर इसने उम्र 21 साल कर दिया। ये बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है, इसने सब समझा। उसके बाद आप क्या याद रखें, देखिए अकाल पड़ा इसमें। इसके समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा। पूछे ना, ये अकाल पड़ता नहीं था, अकाल लाया जाता था, ठीक है। भारत में तबाही मचाने के लिए अकाल लाया जाता था। इसका शोषण करना, आर्थिक शोषण तो उद्देश्य था ही इन लोगों का, प्लस सामाजिक और धार्मिक शोषण भी करना था, इसीलिए अकाल लाया जाता था इधर। तो अकाल में दक्षिण भारत बहुत बुरी हालत में पहुंच गया था। दक्षिण भारत मतलब ऐसा नहीं, दक्षिण भारत में ज्यादा प्रभाव पड़ा था, नॉर्मली और भी जगह पे इसका अकाल का बहुत प्रभाव पड़ा। तो इस अकाल पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। इस अकाल पे ध्यान ही नहीं दिया। 76 से 78 तक भयंकर अकाल पड़ा और कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इसके बदले भी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। ये हरामपुर दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। दिल्ली दरबार लगने मतलब एक बहुत खर्च होता था उसमें, बहुत डांस गाना दारू बहुत कुछ उसमें खर्च होता था, बहुत सजावट होता था, रोड में लोग लगते थे, काम करने वाले बहुत होते थे। दिल्ली दरबार, और ये चमचागिरी में दिल्ली दरबार लगाया था कि ये चमचा, पहले कहानी सुनना पड़ेगा चमचागिरी क्यों इतना चमचा था। देखिए जब डिजरेली, ठीक है, डिजरेली और ग्लैडस्टोन वहां का, देखिए ये प्रधानमंत्री है, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी का है। ये कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दो पार्टी बहुत बड़ा फेमस है। कहाँ, दो ही पार्टी में मुख्यतः होते हैं इंग्लैंड में, एक दो अभी छोटा छोटा बुझका पैदा हुआ है, लेकिन मेन पार्टी दो ही होता है। अगर ये कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट होती तो हमें 1847 में भी आजाद मिलना मुश्किल हो जाता। लेबर पार्टी की शासन थी, वहां पे सरकार बदल गए थे, तब जाके एटली जो बना, तब जाके हमें आजादी आसानी से मिल गई। कंजर्वेटिव पार्टी को, मतलब कंजर्वेटिव का हिंदी में मिली होती है रूढ़िवादी पार्टी, वो वही रूढ़िवादी परंपरा धार्मिक चलता है। और लेबर पार्टी उदारवादी था, सबका भला चाहता था, पूरी दुनिया में किसी देश को गुलाम रखना चाहता था लेकिन अच्छा चाहता था। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी बोलता था भाई इंडिया के जस्ट बगल में अफगानिस्तान है, वहां हमारा कब्जा नहीं है, कब्जा करो। डिजरेली का यही चाहता था कि
उस कब्जा करो कब्जा करो। तो उसने कब्जा करने के लिए इसके सरकार का वेट किया, लेबर पार्टी का गिरा, तो अपना एक चहेता बंदा लिटन को भेज दिया, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इस एरिया के और बहुत ही क्रूर टाइप का स्वभाव नहीं था। उसको भेज दिया, किसी भी तरह तुम अफगानिस्तान को कब्जा करो। अफगानिस्तान को क्यों कब्जा करना है? क्योंकि रसिया भी उधर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है। अगर अफगानिस्तान में रसिया कब्जा कर लेता है तो इंडिया के जस्ट बगल में हो जाएगा, इंडिया के तो ब्रिटेन के लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अफगानिस्तान बीच में बफर स्टेट था। अफगानिस्तान बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ है नंगा टाइप, उधर रसिया भी चाहता है, इधर इंग्लैंड भी चाहता है। इसी वजह से ये क्या नाम है, इसीलिए अफगान युद्ध हुआ, 3 अफगान युद्ध हुआ, उसका भी जिक्र करेंगे। तो उसे डायरेक्ट इसको भेज दिया। ये गया आया तो सबसे पहले दिल्ली दरबार सजाया। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार में क्या हुआ, एक तो अकाल पड़ा हुआ है, प्लस ये दिल्ली दरबार चला रहा है अपना। दिल्ली दरबार में क्या होता है, दिल्ली दरबार में होता है ये महारानी विक्टोरिया। मैं बताया था महारानी विक्टोरिया 1837 से 1901 तक वही महारानी रहेगा, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया, केसर ए हिंद। केसर उस समय सब अभी का भारत रत्न, जिस तरह भारत का सबसे बड़ा प्राइज होता था, उस समय केसर ए हिंद होता था। केसर शेर को कहते हैं, भारत का शेर या भारत का बहुत महान व्यक्तित्व। ये प्राइज भी महात्मा गांधी को भी मिला था, सेम केसर ए हिंद, जो जालियांवाला बाग में घटना होने के बाद लौटा दिया था महात्मा गांधी ने। तो केसर ए हिंद इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी। विक्टोरिया आई नहीं थी, ठीक है। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार देखिए 3 दिल्ली दरबार हुआ। ये प्रथम दिल्ली दरबार है, ठीक है। दूसरा दिल्ली दरबार जो है 1903 ईस्वी में होगा, ठीक है, 1903 ईस्वी में। और तीसरा वाला 1911 में होगा, क्लियर। 1903 वाला में दिल्ली दरबार में क्या होता है, वहां के जो ब्रिटेन के राजा रानी रहते हैं उसको महाराजा घोषित किया जाता है वहां पे, ठीक है। किसको? एडवर्ड 7 और एलेक्जेंड्रा। एडवर्ड 7 और महारानी कौन है? एलेक्जेंड्रा। एलेक्जेंड्रा, तो देखिए एडवर्ड 7 और एलेक्जेंड्रा, ठीक है। 1901 ईस्वी में मर जाती है वो, उसको एलेक्जेंड्रा शुरू हो जाता है, ठीक है। 1837 से 1901 तक वही है कौन? विक्टोरिया। तो देखिए नया राजा रानी बनता है, तो इसको 1903 ईस्वी में फिर दिल्ली दरबार लगता है और इसको सम्राट घोषित करता है कि भारत का, उधर का तो बन गया, भारत का सम्राट अब एडवर्ड 7 होगा और साम्राज्ञी एलेक्जेंड्रा होगा। तो ये दूसरा दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? जो जॉर्ज पंचम, जो वहां का महाराजा था, सम्राट जॉर्ज पंचम, और उसकी वाइफ मेरी आई थी, ठीक है। कब? 1911 ईस्वी में। तो इसी के आने की खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया से होके आओ। और इसी पहली बार इसी के ये में जनगण मन गाया गया था। इसने ही आकर घोषणा किया था कि अब दिल्ली राजधानी नहीं, कोलकाता राजधानी नहीं होगा, दिल्ली राजधानी होगा। और तीसरा दिल्ली दरबार भी सजा था। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है। प्लस इसने आके बंगाल विभाजन को रद्द किया था, जो 1905 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। ये 1903 वाला लॉर्ड कर्जन वायसराय था। 1911 ईस्वी में हॉर्डिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग था वायसराय। तो ये दिल्ली दरबार के बारे में इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बनता है इसका क्या, देखिए इसने क्या किया भाई, शस्त्र अधिनियम बनाया। शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम पूछेगा किसने बनाया था, तो लिटन ने बनाया था। ये शस्त्र अधिनियम क्या था? ये शस्त्र अधिनियम था कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता है, चाहे वो इंडियन हो, कोई भी इंडियन बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता है, या फिर वो जेल में चला जाएगा। तो ये कानून बना दिया। इंडियन देखिए हथियार रखने लगे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे,
तो उसी डर से कि राष्ट्रवादी और ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन ये एंग्लो इंडियन और अंग्रेज के लिए ये कानून नहीं था। तो ये उसका बहुत बड़ा गंदा ये कानून था, शस्त्र अधिनियम। ठीक है, ये भी 1878 में आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय, सेम डे, सेम समय में। आगे हम लोग पढ़ते रहे, इसके समय में क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ एंग्लो प्राच्य विद्यालय। ठीक है, एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। देखिए ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अभी नहीं है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसी समय 1800 उससे अलीगढ़ मूवमेंट शुरू कर दिया था। शुरू होने से पहले 1873 ईस्वी में एक अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल बनाया था सर सैयद अहमद खान ने। वही 1875-76 में वो हाई स्कूल बन गया था। ठीक है, हाई स्कूल बन गया, थोड़ा सा उसका विस्तार हो गया। वही जो है अलीगढ़, यही उसी को अलीगढ़ एंग्लो उसी हाई स्कूल के प्रांगण में ही बड़ा सा 2-4 बिल्डिंग बना दिया किसने, लिटन ने। और उसको बना दिया क्या, अलीगढ़ 1877 में क्या बना दिया, अलीगढ़ एंग्लो प्राच्य, अच्छा ये विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय, कॉलेज। ठीक है, ये कैसे बना, 1873 में प्राइमरी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद 1877 में महाविद्यालय। यही जाके 1920 ईस्वी में एएमयू बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा इसको लेके। अब हम लोग चलते हैं इसका और कानून क्या, देखिए निर्यात हमारा ये का कितने हरामी काम किया। एक और क्या, इसने आयात शुल्कों में कमी कर दिया। आयात शुल्कों में कमी किसने किया था, इसने शुल्कों में कमी। इसमें क्या किया, जो भी विदेश से बना हुआ माल आ रहा है, जैसे हमारा ही कपास ले जा रहा है वो लंदन में ले जाके उसी को कपड़ा बना रहा है और इंडिया में बेच रहा है। और हमारा यहाँ की इंडस्ट्री भी, जो सूती इंडस्ट्री है, वो भी डेवलप अवस्था में बहुत अच्छा, यहाँ के कारीगर और किसान लोग कमा खा रहा है। लेकिन उसने इंपोर्ट कर दिया 0, एकदम कम कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, आने वाले सामान का कीमत कम हो गया और इधर वाले जो यहाँ के सूती वस्त्रों में ज्यादा लगा दिया टैक्स, तो इधर वाला अपने आप महंगा हो गया। तो यहाँ के सारे 50% कारीगर बर्बाद और तबाह हो गए। ठीक है, क्लियर। और लॉर्ड लिटन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो प्रधानमंत्री डिजरेली ने भेजा था अफगान को जीतने के लिए। अफगानिस्तान इसलिए जीतना है क्योंकि कहीं अरब रसिया जीत लिया तो इंडिया तुरंत आ जाएगा, इसीलिए बोला किसी भी तरह अफगानिस्तान को जीतो। अफगानिस्तान में हालांकि जीत लिया, लेकिन बहुत जन धन की नुकसान हुआ इंग्लैंड का, इस वजह से इसको इस्तीफा भी देना पड़ा। ठीक है, तो कौन सा अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध। द्वितीय अफगान युद्ध में क्या हुआ, वहां का शेर अली बोल ये था, शेर अली बोल के 1880 में 1878 से 80 तक में ये द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो शेर अली खां था, अफगानिस्तान का जो राजा था शेर अली खां, उसको अंग्रेजों ने बोला भाई सरेंडर कर दो, तू अफगानिस्तान को इंग्लैंड में विलय कर लो हमारे साथ। बोला कि नहीं, तो और उधर तो इसको उधर रसिया भी बोल रहा है मेरे से करो, ये बोल रहा है मेरे से करो, दोनों को मना कर दिया इसने। तो ब्रिटेन ने हमला कर दिया इसको, हालांकि जीत गया। 1878 से 80 तक में पूरा अफगानिस्तान का विलय हो जाता है अपने इंडिया में। ठीक है, जिससे बहुत नाराज होता है, वो जीत तो जाता है लेकिन बहुत धन जन की हानि होता है। ठीक है, 1880 में। अब दिल्ली लंदन में क्या होता है, डिजरेली कंजर्वेटिव पार्टी का था, ये चुनाव हार जाता है 1980 में। और यहाँ नया ग्लैडस्टोन बनता है वहां का पीएम। तो ग्लैडस्टोन हमेशा क्या बोलता है, उदारवादी विचारधारा का था कि भाई तुम इतना गंदा काम क्यों कर रहे हो इंडिया में, बहुत तुम इंडिया का तुम खराब कर रहे हो, इस युद्ध में तुमने इतना ज्यादा अपार हानि कर दिया, चल भाग यहाँ से। तो इसको हटा दिया, ग्लैडस्टोन आते ही हटा दिया। और ग्लैडस्टोन ये सब उदारवादी था, तो फिर उदारवादी वायसराय भेजा कि अच्छा आदमी को भेजा। तब ग्लैडस्टोन ने ही रिपन को भेजा था स्पेशली सुधार कार्यों के लिए। और ये इतना सारे सुधार करेंगे, आपको देख के
आपको अच्छा लगेगा कि वायसराय ऐसा होना चाहिए, इसने बहुत अच्छा काम किया। अफगान युद्ध बता रहा था, ये द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ। प्रथम 1839 से 42 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, ये द्वितीय। प्रथम ऑकलैंड, उस समय गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ, इसमें भी पाकिस्तान ब्रिटेन जीत जाता है, लेकिन वहां टिक नहीं पाता, बहुत जल्दी उसको भगा दिया जाता है वहां के लोगों से। और तीसरा वाला जो हुआ था 1921 में हुआ था, ठीक है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, चेम्सफोर्ड वायसराय था, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, 1921 में अफगानिस्तान आजाद हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफगानिस्तान आजाद कब हुआ था, 1921 ईस्वी में अफगानिस्तान आजाद हो गया, ठीक है। डूरेंट लाइन खींचा गया था उसी समय आसपास, उसी डूरेंट 1896 में खींचा गया था, बट वो डूरेंट लाइन के उधर अफगानिस्तान कहलाने लगा। तो ये अफगान वार के बारे में आप याद रख लीजिए, इतना चीज है लॉर्ड लिटन के बारे में। अब इसके सुधारवादी कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत बड़े सुधारवादी कार्य जो मैं बता दिया वो याद कर लीजिए। क्या, उद्धारक, सुधारवादी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 21 साल जो एज को बढ़ाया था, आईसीएस का एज को, इंडियन सिविल सर्विस का। अब देखिए इसका एक और काम को इसको कहते हैं, रिपन पढ़ेंगे। रिपन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता, स्थानीय स्वशासन का पिता ऐसे ही कहा जाता है। प्लस इसको क्या और कहा जाता है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का पिता, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का पिता, ठीक है। आर्थिक विकेंद्रीकरण का पिता मैं बता चुका हूं, मेयो को कहा जाता है, ठीक है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये सब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज है, बराबर है। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, ठीक है। स्थानीय स्वशासन मतलब जनता को पावर देना, अभी भी चलता है। जो आप पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव ये सब सुने होंगे ना, ये स्थानीय स्वशासन की योगदान चीजें हैं। मतलब लोकल पब्लिक वहां पे जाके अपने एरिया का नियम बना सकता है। तो इसको जन्म इसने ही दिया, धीरे 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 ये मजबूत होता गया। आज स्थानीय स्वशासन बहुत मजबूत है। गांव का 10 आदमी बोल के मुखिया के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरे इसी जगह पे चकुंटा गड़ेगा, मतलब चापाकल लगेगा तो वहीं लगता है, ठीक है। ये जनता को पावर दिया गया है। इसको पिता इसने जिस तरह अभी नगर पालिका बनाया, ठीक है, शहरों के लिए नगर पालिका बनाया, बहुत सारे बोर्ड में बांट दिया, गांव के लिए पंचायत बनाया, छोटा छोटा करके धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले इसने जनगणना शुरू करवाया, नियमित जनगणना। 1881 में नियमित जनगणना शुरू करवाया, काउंट करने का। अगर आपके देश में कितनी आबादी है, अगर आप नहीं जानोगे तो कैसे आप विकास का कार्य आगे बढ़ा सकते हो। नियमित जनगणना यहीं से शुरुआत हुई और यहाँ से हर साल 10 साल में शुरू होता है, जनगणना होता है। ये नियमित जनगणना है। और पहली जनगणना 1872 ईस्वी में, 9 साल पहले। कैसे याद रखेंगे, देखिए सारे 10 साल पहले, इस पर जितना हुआ 1881 के बाद सब 10 साल के पहले, और पहली बार जो हुआ था 9 साल पहले, इसी से 1872 याद हो जाएगा। ये मेयो ने शुरुआत कराया था, ठीक है। मेयो वाला चैप्टर में मैं बताना भूल गया था, ठीक है। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी, अनियमित जनगणना थी। ऐसे ही अंदाजे काउंट किया गया था कि इतना आबादी हो सकता है, ठीक है। और ये पूरे घर में जाके काउंट कराया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका आयुक्त कौन था, कमिश्नर कौन था इस जनगणना कराने वाला, हेनरी प्लाडेन। हेनरी प्लाडेन, ये बार बार क्वेश्चन में पूछता था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहली जनगणना में कितनी आबादी थी, कितनी आबादी काउंट किए गए थे, 25 करोड़ 84 लाख इतने आदमी थे उस समय, करोड़ 44 लाख। अफगानिस्तान पाकिस्तान सब मिला के, अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं प्रथम कारखाना अधिनियम। इसने कारखाना बनवाने का, कारखाना अधिनियम जो बहुत अच्छा चीज इसने किया था। प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है।
प्रथम कारखाना, बहुत सारे कारखाना अधिनियम आया है, लेकिन प्रथम कारखाना अधिनियम इसी ने लाया था। जो बहुत यहीं से शुरुआत हुई, मजदूरों की जो भलाई है वही शुरुआत हुई। इसकी कुछ पॉइंट्स को याद रख लीजिए, प्रथम कारखाना अधिनियम है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका ये क्या है, 7 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को काम नहीं करा सकते। उस समय तो 5, 4, 6 साल के भी बच्चों को काम करवा लिया जाता था जबरदस्ती। ठीक है, 7 साल उम्र निर्धारित की गई थी, अभी तो 14 साल है। ठीक है, ये तो विकास का एक क्रम है इसीलिए हो गया। दूसरा, 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों को आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते हो, अभी 6 घंटे है। ठीक है, अभी तो 7 से 12 को करा ही नहीं सकते हो। 14 के ऊपर वाले को 9 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा या 8 घंटे के से ज्यादा समय समय पे लगता है। तीसरा, ये नियम क्या था, महीना में 4 दिन छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी दे दो, या आखिरी में दे दो, या बीच में दे दो, या हर सप्ताह दे दो। हर सप्ताह वाला जो होता है ना, हर संडे छुट्टी मिलेगा, इसके बाद शुरू होता है। इसके बाद वाले कारखाना अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे 4 दिन छुट्टी होगा। और क्या, प्रथम कारखाना अधिनियम 3 जगहों पे नहीं काम करेगा। कॉफी इंडस्ट्री में, मतलब कॉफी की खेती में, चाय की खेती में और नील की खेती में। ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। चौथा नियम क्या है, ये 100 आदमी जहाँ काम करता है वहीं पे ये लागू है। अगर 10 आदमी लेके एक फैक्ट्री चला रहे हो, खेती कर रहे हो, तो वहां ये सब नियम लागू नहीं होगा। ये मेन 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, हंटर कमीशन का गठन किया था इसने, प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है ये भी 1881 में आया था। ये डेट याद रख लीजिए। ये 1882 ईस्वी में, 1882 में क्या होता है, हंटर आयोग आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंटर आयोग। इस हंटर आयोग का देखिए, हंटर आयोग का क्या काम था ये जानना जरूरी है। हंटर आयोग इतिहास में 2 बार आया है। ठीक है, अलग अलग आदमी है। ठीक है, हंटर आयोग एक, हंटर आयोग दूसरा है। ठीक है, इस हंटर कमेटी भी बोलते हैं इन लोगों को। तो हंटर आयोग जो है ये अभी पढ़ेंगे। ये हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए आया था। और ये हंटर आयोग जो रिपन के समय में आया था, ये आया था 1854 ईस्वी में, जो गुड डिस्पैच नीति अपनाया था, गुड डिस्पैच कमेटी। इसने बहुत सारे नियम दिया था शिक्षा के विकास के लिए। शिक्षा के विकास के लिए इसने बहुत सारे नियम दिए थे, ये करो, ये करो, तो इंडिया में शिक्षा का प्रचार होगा। ठीक है, शिक्षा का विकास होगा। ये जो नियम दिया था, जैसे 3 लेवल, चलिए इसके बाद में जिक्र करेंगे गुड डिस्पैच अलग करके। तो ये जो शिक्षा के विकास के नीति दिए थे, गाइडलाइन दिए थे, उसके अनुसार देश में कितना शिक्षा का विकास हुआ उसको जांच करने के लिए हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन ने विकास तो हुआ शिक्षा का इससे, मगर क्या क्या इस विकास में छूट गया, क्या क्या करने से और विकास होगा, वो हंटर आयोग ने बताया। हंटर आयोग का कहना था भाई महिलाओं को शिक्षा बढ़ाओ। शिक्षा ये बोलता है कि वो डिस्पैच की नीति के कारण उच्च लेवल की शिक्षा तो बहुत बढ़ी, लेकिन प्राइमरी और मीडियम लेवल की शिक्षा नहीं बढ़ी, अच्छा से नहीं हुई। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा पे जोर देने के लिए कहा, प्राथमिक शिक्षा को जोर देने के लिए कहा। और क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी बने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी बने, ये कहा। इसलिए यूनिवर्सिटी की बाढ़ आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों की अचानक बाढ़ आ गई इस हंटर आयोग के रिकमेंडेशन के बाद। देखिए, पहला यूनिवर्सिटी जो इंडिया में बना था, मैं बताना भूल गया था, कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में पहला यूनिवर्सिटी भारत में बना था। कलकत्ता, बॉम्बे, अभी भी यही नाम है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी अभी भी नाम है। और मद्रास यूनिवर्सिटी अभी भी यही नाम है, मद्रास। ठीक है, ये 1857 में ईस्वी बना। सेम इसी जगह पे 1862 ईस्वी में हाईकोर्ट बना। उस हाईकोर्ट आपने पढ़ा था, ये 3 जगह पे, तो आपको इसे याद हो सकता है। आगे देखिए, कारखाना अधिनियम, ये सब सारी चीज बता दिया। कितनी इन्होंने सुधार किया हमारे देश के लिए, मतलब उस जगह पे स्लेवरी के समय में इतना सुधार कर दिया, कम नहीं। अब देखिए, एक और सुधार के लिए इसको इल्बर्ट बिल के वजह से विरोध का सामना करना पड़ता है, इल्बर्ट बिल की वजह से। ठीक है,
इल्बर्ट बिल, एक इसने इल्बर्ट बिल लेके आया, इसी के समय में वो बिल आया। ये बिल क्या करता है, हिंदुस्तानियों के पक्ष में था। ये बिल था कि भारत का जज, इससे पहले बिल, इस अभी तक जो कानून है कि भारत का जज किसी भी अंग्रेज, चाहे छोटा सा भी अंग्रेज हो, उसका फैसला नहीं दे सकता है। ठीक है, मतलब उसको अगर एक किसी भी छोटे मोटे अदना सा भी कोई आदमी ने क्राइम कर दिया, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम कर दिया, उसको सजा सिर्फ यूरोपियन कोर्ट के यूरोपियन ही देगा, इंडियन नहीं दे सकता है। तो बोला इसका बिल में लाया गया, हाँ यूरोपियन भी किसी का सजा दे सकता है, किसी अंग्रेज को सजा दे सकता है भारतीय जज। ये कानून में ये था। प्लस दूसरा ये था कि भारत का कोई भी जज, कोई जज भारतीय है, वो यूरोप के दूसरे दूसरे कोर्ट में भी जज नियुक्त हो सकते हैं। तो ये भारतों के लिए अच्छा काम किया, बिल लाया था। लेकिन सारे अंग्रेजों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जो जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे ना, उन लोगों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह शुरू कर दिया, इसीलिए इसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी। इसके विरोध, इल्बर्ट बिल के विद्रोह में व्हाइट म्यूटिनी। तो इसी बिल कब आया था ये बिल, 1880 में। ठीक है, 1880 में। इसी बिल के बदले में उसे इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देके अपना वापस चला जाता है। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल क्या था, एक श्वेत विद्रोह था। जो जो चीज मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा रिपन के बारे में। उसके बाद फिर डफरिन आता है। देखिए कार्यकाल से पहले इसको भी जाना पड़ता है, क्योंकि ग्लैडस्टोन इसको हटा देता है। ग्लैडस्टोन जब डिजरेली ने इसको चमचा भेजा था, जैसे ग्लैडस्टोन आता है इसको हटा के इसको डाल देता है। उसके बाद फिर डफरिन आता है। डफरिन की कहानी हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।